अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ। मेरे साथ है स्नेहल लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपके सुबह का भी आगाज हो चुका होगा। सुबह बखैर आप सबको। बिल्कुल जी, सुबह बखैर। और इससे पहले कि हम शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करें, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है। पिछले 2-3 हफ्तों से मैंने ये जिम्मेदारी गजल पे डाली हुई थी कि कुछ ना कुछ ये तहकीक करके लाती थी और गाड़ी में आते हुए पढ़ती थी और उसके बाद हमें आके बताती थी कि आज मेरी तहकीक ये है, आज मैं ये पढ़ के आई हूँ। और उससे ताकि शॉर्ट स्टोरी से पहले एक शॉर्ट स्टोरी हम भी बताते हैं ताकि आपकी लाइफ को फायदा हो। एग्जैक्टली। आज मेरे पास एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या? वो शॉर्ट स्टोरी ये है कि आप बहुत सारे लोग ऐसे, और मुझे लगता है आप भी ऐसी हैं, अच्छा? जो तन्हाई को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल। लेकिन इस हवाले से हमने तो स्टोरीज भी शेयर की थी। एग्जैक्टली, इस हवाले से स्टोरीज भी शेयर की थी। लेकिन एक नई तहकीक मेरे पास आई है तन्हाई के हवाले से। जो लोग तन्हा पसंद होते हैं, हाँ। उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक तन्हाई आपको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है जितना रोजाना 15 सिगरेट पीने वाले शख्स को नुकसान पहुंचता है। ऐसा क्यों? ये आपकी सेहत के लिए ख़राब है। एक सर्जन है, डायरेक्टर हैं, मतलब उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है। उनकी रिसर्च के मुताबिक ये नई तहकीक सामने आई है और इसके हवाले से मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने कोई रिसर्च पेपर शाया नहीं किया कि इसके क्या क्या मकासद हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बताया कि तन्हाई आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इतना ही जितना कि कोई 15 सिगरेट पी ले रोज़ाना की बुनियाद पर। अच्छा, वैसे इससे पहले जो मैंने आपको रिसर्च बताई थी उसमें ये था कि अगर आप तन्हा रहेंगे तो आप बहुत क्रिएटिव माइंड के इंसान बन सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं। लेकिन अब जो नई रिसर्च आई है उसमें तो बहुत ही अजीब सी है। रिसर्च होती रहती है, ये रिसर्च होती रहती है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप किसी एस्ट्रोलॉजर से एक दिन पूछते हैं तो आपको आपकी जो है ना फ्यूचर बताता है कि आप आसमानों को छू रहे हैं। दूसरे दिन पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं, आप तो जमीन की तहों पे मौजूद हैं। बस इसी तरह के जो है ना रिसर्च भी होती है। हर शख्स अपने एंगल से रिसर्च बिल्कुल। करता है। अब आप ऐसा कर लें कि कभी तन्हा रह लिया करें और कभी तन्हा ना रहा करें और दोनों को खुद ट्राई करें और उसके बाद देखिए कि कौन सी रिसर्च ठीक है। जी हाँ, अब हम बढ़ते हैं अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब और सबसे पहले आपको ले चलते हैं कराची, जहां पर बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। मेन जो माल बरदार गाड़ियां थी 3, उनको आग लगा दी गई है, जिसके बाद अब ये तहकीकात की जा रही है कि असल में वजूहात क्या हैं, क्यों आग लगाई गई है। 3 मुख्तलिफ मकामात पर यह वाकया पेश आया जहां पर 3 माल बरदार गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है, जिससे शहर में इस वक्त ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सिस्टम को खतरात लाहक हो गए हैं। और जो वहां पर लोग मौजूद थे यानी शाहिदीन, उनके मुताबिक नामालूम अफराद ने जानबूझकर गाड़ियों को आग लगाई, जिसके बायस उनमें मौजूद सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गया। उसके बाद आपको पता है फिर फायर ब्रिगेड को कॉल की जाती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे आ गए, फौरी तौर पर वहाँ पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन गाड़ियों को इस हद तक नुकसान पहुंचा है कि वो बिल्कुल ही जल चुकी हैं, सामान भी सारा जल गया है। और जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर भी शवाहिद सामने आए हैं उसमें ये तकरीबी कार्रवाई या किसी मुनज़्ज़म मुजरिमाना गिरोह की कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। रोशनी को शहर कराची, वहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं। और वैसे भी कराची हमारा मुआशी हब है और इस तरह की ट्रांसपोर्ट वहाँ से बहुत चलती है और पूरे मुल्क में उनका सफ़र होता है। और वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें होंगी जिस तरह आपने इनिशियली बताया कि ये बहुत सारे सवालात खड़ा करता है हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम पे, हमारा जो कैरेज डिपार्टमेंट है उस पर, और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसकी कैपेबिलिटी पे भी। आप 3 मुख्तलिफ मुकामात पे ट्रक जला देते हैं और मेरा ख्याल है कि आजकल की जितनी महंगाई का दौर है ना, किसी भी ट्रक में करोड़ से कम का सामान नहीं हुआ होगा। अगर वो होल सेल का सामान भी होना तो उसकी मालियत करोड़ों में होगी और अनफॉर्चुनेटली वो लोगों का नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान में वैसे भी इंश्योरेंस तो हम इतनी ज्यादा करवाते नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी आके भर देगी। हमारे यहाँ तो इल्ला माशाल्लाह ही निज़ाम चलता है। आगे बढ़ते हुए सऊदीया से एक बहुत ही अच्छी खबर है। सऊदीया में इज्तिमाई शादी की एक शानदार तकरीब सजाई गई, जिसमें सिर्फ तकरीब नहीं की गई, 300 जोड़ों का निकाह हुआ और उसके साथ साथ उनको तोहफे में घर और गाड़ियां दी गई। अच्छा, एग्जैक्टली 300 लोगों को, 300 जोड़ों को दी गई। एग्जैक्टली 300 जोड़ों को दी गई। और शादी की तकरीब एक ज़बरदस्त तकरीब थी जो कि सऊदीया में मुनक्किद हुई और इसको नाइट ऑफ लाइफ का नाम भी दिया गया। बुलेवार्ड सिटी में मुनक्किद हुई और इसे बराह रास्त नशर भी किया गया, जिसमें मारूफ सऊदी गुलकारों ने परफॉर्म किया और हुकूमत और निजी शोबे ने मिलकर इन जोड़ों के लिए खुसूसी तोहफ़ का एहतमाम भी किया। और हर दूल्हे को रमज़ान से कबल नया घर फराम किया जाएगा और नई गाड़ी दी जाएगी। एग्जैक्टली, रमज़ान का महीना भी है और फिर आपकी नई ज़िंदगी का आगाज़ भी है, साथ ही साथ आपको नया घर भी मिल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेस्चर है कि आप नए जोड़ों को जिस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है।
आगे बढ़ते हैं और आगे आपको लिए चलते हैं जी मिस्टर बीस्ट, जिन्होंने 2024 में सबसे ज्यादा कमाने वाले वो यूट्यूबर बन गए। ये दोस्तों कितने पैसे कमाए वो मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपके जो है ना कानों से धुएं निकलते हुए मुझे नजर आए। मशहूर यूट्यूबर बर्जमी डोनाल्डसन, जिन्हें मिस्टर बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 2024 में $85 मिलियन कमाए हैं। यानी कि हाईएस्ट, हाँ एग्जैक्टली मैंने कहा था ना, हाईएस्ट पेड यूट्यूबर हैं ये जी। इस 2024 में उन्होंने जो पैसे कमाए हैं, जिससे वो इस साल के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले यूट्यूबर बन गए और उनकी आमदनी यूट्यूब के इश्तेहारात, मर्चेंडाइज सेल्स और मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबों से हासिल हुई है। अगरचे उनकी कुल दौलत के हवाले से $600 मिलियन की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन 2024 की तस्दीक शुदा आमदनी जो है वो $85 मिलियन है, जो अब भी एक हैरान कुन रकम है। बिल्कुल, इससे यही तासुर आता है कि आप लोग डिजिटल क्रिएटर बने और यूट्यूबर बने और पैसे कमाएं, लेकिन कुछ मुनफरिद करना होगा। मैं अपने यूट्यूबर्स को देखता हूँ, अपने समेत भी हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं वहाँ पे, कि हम मुख्तलिफ नहीं करते हैं, हम बस आते हैं, ठीक है जी, आके अपना कंटेंट बनाया चले गए। लेकिन ये जो लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और उस मेहनत का फिर अल्टीमेटली उनको साल भर के बाद सिला भी मिलता है। वैसे तो हर महीने मिलता है, लेकिन साल भर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलियंस में उनकी रकम जाती है। सो यहाँ पे उनकी यूनिकनेस काम आती है। वो जो यूनिकनेस उनके काम में है, एक्टिविटी में है, क्रिएटिविटी है उनकी एक्टिविटी में, वो डेफिनेटली उनको दूसरे यूट्यूबर्स से मुनफरिद बनाती है। अब आपको लिए चलते हैं दुबई में, जो दुबई को भी बहुत ही मुनफरिद बना देगा। दुबई दुनिया के एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो कि फिजाई टैक्सी नेटवर्क का आगाज करने जा रहा है। एक तो टैक्सी रोड पे चलती है, एक फजा में चलती है। फजा मतलब कि हवा में चलती है। और दुबई में 2026 तक दुनिया के पहले मुकम्मल फजाई टैक्सी नेटवर्क के आगाज का ऐलान कर दिया। इस मंसूबे के तहत इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तैयारों को शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल किया जाएगा, जो रवायती ज़मीनी सफ़र के मुकाबले में ज़्यादा पायदार और तेज़ रफ्तार मुतबादल फराम करेंगे। जर्नल सिविल एविएशन अथॉरिटी GCCA ने इस मंसूबे को पहले कमर्शियल वर्टीपोर्ट के टेक्निकल डिज़ाइन की मंजूरी दे दी है। वर्टीपोर्ट वो होते हैं जिसमें आपको कोई लंबे रनवेज नहीं चाहिए होते, जिस तरह ड्रोन एक जगह से उड़ जाता है, इसी तरह से ये टैक्सियाँ उसी तरह से उसी जगह से उड़ जाएंगी। और ये वर्टीपोर्ट्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब बनाया जाएगा और सालाना इसकी जो कैपेसिटी है तकरीबन 42,000 लैंडिंग्स होंगी और 1,70,000 मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत ये रखेगा। और ये फिजाई टैक्सियाँ जो भी एविएशन के इश्तराक से बनाई जाएंगी, मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक होंगी और 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करने के काबिल होंगी। इस नेटवर्क की इब्तदाई सर्विस 2025 में शुरू की जाएगी, जबकि 2026 तक इसको मुकम्मल ऑपरेशनल होने की तवक्को भी है और ऑपरेशनल कर भी दिया जाएगा। तो जी वर्ल्ड फर्स्ट ये कॉम्प्रिहेंसिव एयर टैक्सी मुतारिफ करवाई जा रही है। 2026 तक इसका बाकायदा तौर पर आप ये कहें कि लॉन्च हो जाएगी। और अगर मैं आपको ये कहूँ, जिस तरह से हसनैन आपने कहा कि इसका जो मीटर आपने बताए वो भी, उसके बाद जो मुसाफिरों की तादाद है, एक कॉम्प्रिहेंसिव है और इफेक्टिव भी अल्टरनेट है जो हम लोग ट्रेडिशन यूज करते हैं जो गाड़ियों का उसका। बट लेट्स सी कि क्या होता है। इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक हैरत अंगेज सी खबर बताते हैं राजस्थान से। हुआ कुछ यूं, हमेशा हम चोरों की खबर शेयर करते हैं, कभी चोर कहीं से खाना लेकर भाग जाते हैं, कभी क्या करते हैं, पैसे लेके भागते हैं, जेवरात लेके भागते हैं। लेकिन हम गुज़श्ता कुछ दिनों की अगर बात करें तो जब हम चोरों की बात करते थे तो वो सिर्फ खाना लेकर भाग गए थे। यहाँ पर कुछ अनोखा कारनामा हुआ है राजस्थान। चोर भी बड़े यूनिक हो गए, कई जगह से खाना, कई जगह से सोना, कई जगह से एजुकेटेड भी हो गए। अच्छा, उन्होंने अब क्या किया, चोरों ने ये अनोखा अंदाज अपनाया। वारदात से पहले वो मंदिर गए, मंदिर जाके उन्होंने दुआ की और कहा कि अगर हमें कामयाबी मिल गई तो हम 1 लाख का जो है वो नजराना पेश करेंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। मतलब आप ये चीज देखें, पहले वो मंदिर गए और मंदिर जाने के बाद उन्होंने दुआ की कि अगर हम चोरी में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम 1 लाख का नजराना भी पेश करेंगे। तो ये भारतीय रियासत राजस्थान के शहर अजमेर में एक हैरान कुन वाकया पेश आया, जहां एक गिरोह ने मंदिर में जाकर चोरी की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और नजरमानी की कामयाब होने पर उन्होंने 1 लाख रुपए का नजराना भी दे दिया। 4 दिन बाद जब वो अपने मंसूबे में बिल्कुल कामयाब हो गए तो वो अपनी नज़र पूरी करने के लिए दोबारा मंदिर पहुंचे और वहां पर 1 लाख रुपए का नजराना भी पेश कर दिया। मुजरिमों ने गैर कानूनी अमल के लिए भी खुदाई मदद तलब की है और बाद में नजराने के जरिए अपने जुर्म का कफारा अदा करने की कोशिश की है। कितना कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया इन्होंने। ये मुझे ये बताइए कि ये स्टोरी पता कहाँ से चली? अगर मुजरिमों ने वहां पे जाके नजराना भी दिया तो ये पुलिस के साथ मेरे ख्याल कोई पकड़े भी गए शायद इस वजह से, क्योंकि पुलिस की पिक्चर्स भी आ रही हैं, पुलिस भी खड़ी है उसके साथ साथ, क्योंकि अजमेर शरीफ की कहानी है ये,
सो वहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है कि मुजरिमान को कहीं ना कहीं से पकड़ लिया गया, लेकिन उसके पकड़ने के बाद जो अनोखी स्टोरी उन्होंने बताई है वो इस वक्त इंडिया में भी टॉक इन टाउन है और पाकिस्तान में भी टॉक इन टाउन है। सो ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज जो कि हमने आपसे डिस्कस की हैं, और ये डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपको पता चलता में क्या चल रहा है दुनिया और में पूरी भी। दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में क्या यूनिक चीज़ें हो रही हैं जो हम आपको बता सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि इससे पहले हम बात किया करते थे कराची के हवाले से कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड माफिया है, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हैदराबाद की, क्योंकि कराची के बाद अब हैदराबाद में भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होने शुरू हो चुके हैं। और आपको पता है कि सरकारी ज़मीनों पर लैंड माफिया के कब्जे के इंकशाफात सामने आए हैं। रेवेन्यू अफसरान की मिली भगत से ये मुमकिन हुआ है, और जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है। रिकॉर्ड में हेरा फेरी भी की गई है, और अब एंटी करप्शन हुकाम ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हैदराबाद के कासिमाबाद के इलाके में दैया मज़ारपुर की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे की इत्तलात हैं, जहां रेवेन्यू अफसरान के किरदार पर भी सवालात उठ रहे हैं। और इसके साथ एंटी करप्शन हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को खत लिखकर मुतल्लिका रिकॉर्ड फराहम करने और जिम्मेदारान जो हैं उनके खिलाफ और अफसरान को तलब करने की भी हिदायत कर दी है। तो ये क्या मामला है असल में, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही इसके हवाले से हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कराची, हैदराबाद या फिर सिंध के इलाकों से जब इस तरह की खबरें आती है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हमें भी तकलीफ पहुंचती है, लेकिन वहाँ के लोगों को तो मेरे ख्याल है क्या वो आदत होगी इस तरह की आदत हो गई है, और उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जाहिर अगर एक दफ़ा का वाकया हो तो हम कहें ना, जब ये रूटीन बेस पर होगा तो फिर किसी को क्या खबर होगी कि ठीक है या गलत है। बल्कि वो मैं एक किसी ज़माने में मूवी भी देखी तो वो बेसिकली अफगानिस्तान के ऊपर बनी हुई थी। तो वहाँ पे जब सुसाइड बॉम्बर्स हमला करते थे तो कभी 50 लोग मरते थे, कभी 100 लोग शहीद होते थे, बैग पार्डन। सो कभी कभार अगर 5-6 लोग हो जाते थे ना तो वो कहते थे सर यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, वो तो बस तो वो फिर ऐसे पता भी नहीं शहीद चलता। हो इसी गए। तरह जब आपकी रूटीन का मामला बन जाता है, तो ये भी आप देखिए पहले कराची में था, और क्या आपको नहीं लगता कि इस हवाले से कोई कानून साजी होनी चाहिए? या फिर जब हम बात करते हैं तो कहते भी हैं सबके कानून वगैरह बने हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है जी। इसी हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है हैदराबाद के अब्बास अली वाहिद साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, और साथ ही रफ़ीक साहब हैं जो कि फंक्शनल लीग हैदराबाद के सेक्रेटरी जनरल हैं। दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। अब्बास, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये मामला कब सामने आया, कैसे सामने आया, और क्या इस हवाले से कोई ठोस तहकीकात हुई तब ये इंकशाफ हुआ? देखें, कराची में तो ये मामला चल रहा था ज़मीनों पर कब्जे का सरकारी, लेकिन अब जो ये हैदराबाद में भी एक मामला छिड़ा है, जिसके बाद हैदराबाद के कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्होंने दरखास्तें दायर की थी जिसमें एंटी करप्शन है। उसके अलावा नैब में दरखास्तें दायर की थी जिस पर एक्शन हुआ है, और एंटी करप्शन डायरेक्टर 2 ने जो है डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को खत लिखा है, जिसमें हैदराबाद का एक इलाका है कासमाबाद, जो कि आज से 20 साल कबल जो है वो एक देही इलाका था, लेकिन उस इलाके में बहुत जल्दी तरक्याती काम शुरू करवाए गए हैं। और उस इलाके की अगर मैं बताऊं तो आपको बड़े बड़े वहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े वहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल के वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। उसके अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकारी ज़मीन पर वहाँ कब्जे किए गए हैं बाज़ अफराद की जानिब से, और ये मिली भगत से हुआ है सारा मामला। तो अब जो है ये डिप्टी कमिश्नर को तहकीकात के लिए खत लिखा गया है एंटी करप्शन की जानिब से। अब ये मामले की हमारी जब डिप्टी कमिश्नर से बात हुई तो उनका भी ये बताना है कि इस पर इंक्वायरी की जा रही है। अब इंक्वायरी की गई क्योंकि कल ही जो है वो ये खत आया है एंटी करप्शन डायरेक्टर 2 की जानिब से। अब इस पर जो है वो ये तहकीकात करेंगे। उसके अलावा भी हैदराबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सरकारी जमीनों पर जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। बचाओ बंद एक जो बंद के करीब जो दरिया वो है उसके उधर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इसी तरीके से लतीफाबाद नंबर 10 में एक प्रोजेक्ट है बिस्मिल्लाह सिटी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जो गैर कानूनी बनाए गए हैं, और सरकारी जमीन थी वो उस पर इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, और ये पूरी बाकायदा ये कमेटी होती है। आप साथ ही रहना, हम रफीक साहब से भी इस हवाले से उनका स्टांस भी पूछते हैं। रफीक साहब, ये बताइएगा, जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्बास बता रहे हैं कि ये तमाम तर मामला एक दफ़ा का नहीं है, इससे पहले हमने कई बार कराची से भी इस तरह की खबरें रिपोर्ट होती हुई देखी हैं, तो अब ये मिली भगत से हो रहा है सारा कुछ, तो इस हवाले से आपकी क्या इंसाइड है? मेहरबानी, थैंक यू एबीएन टीम का। आपने एक बड़ा अहम इशू उठाया है। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर और इसको हैदराबाद को दुबई का दर्जा भी दिया जा रहा है ना।
जैसे कि जहाँ पे मुख्तलिफ अफसरान की पोस्टिंग होती है तो वो समझो दुबई जैसी कमाई करके जाते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक बड़ा माफिया है, जो जो चाहे वो जिसको जमीन अलाट करे, और जिसमें स्टेट की जमीन हो, जिसमें इरिगेशन की जमीन हो, जिसमें अल्लाह आपको नेकी दे दूसरे इदारों की जमीनें हों, और तो ये अलाट करने में रेवेन्यू डिपार्टमेंट बड़ा माहिर है। क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टिंग मुख्तियारकार, एसी, डिप्टी कमिश्नर, वो पोस्टिंग होते हैं बड़े जो एमपी, एमएनए, मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के, उनके ही अपने रिश्तेदार या तो उनके जो मनपसंद अफसरान हैं जो उनको अरबों रुपए कमा के देते हैं, उनकी पोस्टिंग करती हैं। नंबर दूसरा ये है कि ये अनलीगल कंस्ट्रक्शन अलोंग जामशोरो गिद्दूमल एक पुराना देह है जो हैदराबाद कासमाबाद का है, जो लतीफाबाद और कासमाबाद पूरे हैदराबाद को ये एक गिद्दूमल जो देह है उसमें हजारों एकड़ है, लाखों एकड़ है, जो ये पूरे हैदराबाद को कवर करता है। उसके फ्रंट लूप बंद है। लॉन्चिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्कीम इन फ्लड जोन, ये 2022 में फुलेली कैनाल डिवीजन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने डिप्टी कमिश्नर को लेटर निकाला कि भाई ये गैर कानूनी स्कीम है जो हैदराबाद के फ्लड जोन में तामीर हो रही है। अच्छा, तामीर हो क्या रही है? तामीर हो गई। उसमें तकरीबन 41 स्कीम है, जो हर स्कीम को आप देखें तो उसको 100, 150, 200, 50, 60 बना 300, 400 एकड़ पे वो स्कीम सारे मुश्तमिल हैं, जिसमें है मैं अगर आपको गिनाऊं तो मेरे ख्याल में तो ये तो बड़ी एक लिस्ट है। उसमें ज्यादातर मुझे ये बताइएगा, लिस्ट तो बिल्कुल हमें सामने भी आती रहती है, लेकिन ये जो अभी मामला हुआ है लैंड माफिया के हवाले से अगर बात की जाए तो इस हवाले से एंटी करप्शन क्या कर रहा है? क्या एंटी करप्शन भी इनके साथ मिला हुआ है या वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं? देखें ना, जो यहाँ पे इसकी मैं कह रहा हूँ कि एंटी करप्शन खुद उसमें मुलविस है। अच्छा, हैदराबाद ये जो लूप बंद है उसको तो आप छोड़ें, जहाँ पे ये स्कीमें आरएफ बिल्डर की बड़ी स्कीमें है ना उसमें। अच्छा, बिस्मिल्लाह टाउन आप लतीफाबाद में आप देखेंगे, उसमें यानी तकरीबन हजारों के तादाद में अपना बंगले बने हुए हैं, हजारों के तादाद में फ्लैट्स हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो दरिया के अंदर है, यानी अलमिया ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हैदराबाद शहर के अंदर जो माफिया जिस तरह सरगर्म है, इसमें पहले नंबर पर एचडीए मुलविस है। सही। क्योंकि स्कीम जो जितने भी स्कीम होते हैं, जितने भी अपना प्लाट्स होते हैं, उसको पास करना, एनओसी देना एचडीए की है। उसके बाद में बिल्डिंग कंट्रोल का अहम किरदार होता है, जो उनके नक्शे पास करता है। अच्छा, फर्स्ट नंबर में तो मुख्तियारकार का काम होता है, जो उनको दाखला वगैरह रख के उनको देते हैं कि भाई ये जमीन हमने आपको अलाट की है। देखो, अरबों खरबों रुपए की इरिगेशन की जमीन है, 41 स्कीम, 41 स्कीम है उस पर। भाई ये सरकारी जमीन, इरिगेशन की जमीन, तो ये रेवेन्यू वालों ने कैसे उनको बिल्कुल अलाट आपने की है? ठीक निशानदेही की रफीक साहब, जो लोग इसमें मुलविस है। लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद है ना हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि अभी कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर कब्जा कर लिया गया है सरकारी जमीनों पर। अब्बास, देखिए, हैदराबाद के कई ऐसी ज़मीनें हैं जिसमें मैं अगर आपको गिनवाऊं तो जितने कमर्शियल एरिया हैं, जिसमें कासमाबाद जो मैंने आपको बताया कि वो 20 साल कबल एक देही इलाका हुआ करता था, लेकिन उसमें बहुत जल्दी तरक्याती काम उधर हुए और वो अब ऐसा इलाका बन चुका है कि मुकम्मल मैं आपको बताऊं तो सरकारी ज़मीन जितनी है वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। उसके बाद आप लतीफाबाद नंबर 10 की तरफ आ जाएं तो वहाँ जितना बड़ा एक बहुत बड़ा वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया गया है जो नामी गिरामी है और नामी गिरामी बिल्डर का है वो, लेकिन उस पर भी वो भी सरकारी जमीन है और दरिया के बिल्कुल किनारे वो जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। अब जो है कासमाबाद की जो मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे और ये जो इनकी आपस में जो ये मिली भगत से होता है ये सारा मामला। और ये रफीक साहब ने जैसे अभी बताया क्लियरली कि इसमें मुख्तियारकार और तबेदार जो होते हैं ये सारा मामला इनसे जुड़ा हुआ होता है। और इसी तरीके से अगर मैं आपको गिनवाऊं, हैदराबाद सिंध का जैसे दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सरकारी जमीनों पर जो है वो कब्जा माफिया ने कब्जे करे और वो इतने स्ट्रॉन्ग है
इतने स्ट्रांग है वो कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती ना। अच्छा, कार्रवाई इस हवाले से अब्बास सिर्फ इतना बताइएगा कि सिंध हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही, या फिर अदालतों का अगर रुख किया जाए तो क्या उनकी जानिब से भी कोई नोटिस नहीं लिया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट्स तो हैं वहां पे? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट तो हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिस तरह से रफीक साहब ने इसमें दरखास्त दायर करी हुई है, तो इसी तरीके से बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने दरखास्त दायर की होती है, किसी पे एक्शन हो जाता है तो वो इंक्वायरी उसकी शुरू हो जाती है, लेकिन वो भी इंक्वायरी जो है वो टेम्परेरी होती है, कुछ वक्त के लिए इंक्वायरी होती है, वो उसके बाद फिर वही मामला खत्म हो जाता है। अब वो क्या इनके आपस में कुछ मामला तय हो जाते हैं, ये मामला होता है। जिस तरीके से भी एंटी करप्शन डायरेक्टर 2 ने किसी की दरखास्त पर डीसी हैदराबाद को ये खत भेजा है कि ये जितनी ये स्कीम बनाई गई हैं और जितने सरकारी जमीनों पर ये कब्जे हुए हैं, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। और 17 फरवरी को जो है वो तलब भी करने का हुक्म जारी कर दिया है, जिसमें ताबेदार है और वो मुख्तियार कार, उनको 17 फरवरी को तलब करने के लिए भी बुलाया गया है। और डिप्टी कमिश्नर को ये हिदायत की गई है कि आपने इस पर कार्रवाई करें, आपकी कितनी जमीन, और हमें सारा डेटा चाहिए, अभी का जो डेटा है सूरत हाल का, वो हमें मुकम्मल डेटा चाहिए, और उसमें ये हमें बज़ाहिर ये सामने पता होना चाहिए कि कितनी जमीनें थी सरकारी जिन पर ये कब्जे माफियों ने कब्जा किया है। सही। रफीक साहब, जैसे अब्बास बता रहे हैं कि इससे पहले भी बहुत सारी दरख्वास्तें गई हैं और अभी आपकी भी दरख्वास्त है, आपको लगता है कि कुछ अब होगा, इस हवाले से रद्द अमल सामने आएगा, या फिर वैसी ही पुरानी दरख्वास्तों की तरह ये भी रद्दी का ढेर बन जाएगी? एंटी करप्शन खुद इसमें जो लैंड ग्रैबिंग है उसमें मुलविस हैं, उसके कुछ डिप्टी डायरेक्टर्स हैं जिनके उनके प्रोजेक्ट यहाँ पे हैदराबाद में चल रहे हैं, जिन पे स्टेट और गवर्नमेंट की जमीन उसमें शामिल है। और अभी नया एक प्रोजेक्ट बन रहा है लंदन टाउन। अच्छा, लंदन टाउन वो एक स्कीम थी जो अभी किसी एंटी करप्शन के बड़े किसी अफसर ने वो खरीदा है, उस पे गवर्नमेंट जमीन है, नक्शा सब कुछ मौजूद है, लेकिन वहां पे बड़ा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में पाम सिटी जो एक हैदराबाद का समझो एक बड़ा माफिया बन चुका है, जो मशहूर है पाम सिटी। अच्छा, पाम विलेज, उसके तकरीबन 6 उन्होंने अपना एरियाज बनाए हैं, जिसमें उनके मुख्तलिफ स्कीमें हैं, उसमें तमाम गवर्नमेंट के लैंड है। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर ने लेटर लिखा तो एचडी ने क्या किया कि 41 स्कीम में से इन्होंने कोई 7 स्कीम कैंसिल किए, जिसमें है अलमदीना सिटी लतीफाबाद, अल रहमान सिटी लतीफाबाद, कोयसार ग्रीन सिटी लतीफाबाद, घोसिया टाउन लतीफाबाद, कोयसार हेवन लतीफाबाद, अपना सुभान हाउसिंग स्कीम लतीफाबाद। सर, हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, 30 सेकंड्स में बताइएगा क्या जिस तरह आपने दरख्वास्त दी है उसके ऊपर आपको कोई अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है? सर, एंटी करप्शन नहीं के नेब ने इंक्वायरी शुरू की हुई है। सही। अच्छा, नेब ने आया, विजिट भी करके गया फ्लड जोन, तमाम उन्होंने मीटिंग भी की है, लेकिन वहां पे अभी तक वो प्रोसेस चल रहा है। अभी कल को डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद में कोई मीटिंग की है कि इंक्रोचमेंट को कैसे हटाया जाए, उन्होंने पूरा एक प्लान दिया है कि हैदराबाद प्रोसेस जारी है। ठीक हो गया रफीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्बास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन वज़ार हैदराबाद के मामला जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो इंटरनेशनल कुछ खबरें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। स्टे विद अस। बात करेंगे इंटरनेशनल सियासत की, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का मुतनाज़ा बयान। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खबरों की ज़ीनत बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है वो भी काफ़ी हसास बयान है और ख़तरनाक है। ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम देते हुए धमकी दी, अगर एक हफ्ते तक तमाम इजरायली यरगमाली रिहा ना किए गए तो जंगबंदी का मुआहदा ख़त्म करने की तजवीज़ देंगे, जिसके बाद तबाही आएगी। साथ ही उन्होंने उर्दन और मिस्र पर दबाव डालते हुए कहा कि अगर फ़लस्तीनियों को पनाह ना दी गई तो इमदाद रोक दी जाएगी। ये बयानात ऐसे वक्त पे सामने आए हैं जब मशरिक़ वुस्ता पहले ही जंग और बेचैनी की लपेट में है। इजराइल ने मज़ीद हमलों की तैयारी शुरू कर दी है और हमास ने भी कैदियों के तबादले मुलतवी करने की धमकी दे दी है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने शुहदा के अहल खाना की माली इमदाद रोकने फैसला किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी जो सेनेटर हैं बनी सैंड्स, उन्होंने ट्रंप के मंसूबों को मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, और अब ये जो ट्रंप के बयानात सामने आ रहे हैं, इसके पीछे इसकी पॉलिसी क्या है, इशारा किस तरफ है, ये तमाम तर बातें जानने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार मंसूर जाफ़र साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मंसूर साहब, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि शायद ये सिर्फ बयान की हद तक ही है जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी सामने आ रहा है कि वो जो कह रहे हैं वो कर भी दिखा सकते हैं।
जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है और उनके बयान का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि ये कह मुकर्रियों की एक ऐसी तारीख से इबारत है कि जिसका आपने पहली एपिसोड देख ली कि उन्होंने कनाडा को अपनी 51वीं रियासत करार देने की कोशिश की, मैक्सिको को इसी तरीके से उस पर पाबंदियां लगाने की, ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की, फिर इसी तरीके से उन्होंने पनामा कनाल पर अपना कब्जा जमाने के हवाले से ऐलानात किए। जैसे ही जैसे मामला जो है उनके हाथ से निकलते गए तो उन्होंने उन तमाम बयानात से रिट्रीट जो है वो शुरू कर दी। और ये बयान भी जैसे ही इस पर एक बड़े पैमाने पे उनको रद्द-ए-अमल जब देखने को मिला तो हवाले से उन्होंने अपना पैंतरा बदलना शुरू कर दिया। उनके व्हाइट हाउस के तर्जुमान जो हैं उनकी तरफ से इस नौयत के बयानात देखने को मिलते रहे कि उनका मकसद ये नहीं है, उनका मकसद तावीलें घड़ना शुरू कर दी। और अब जबकि उनकी बराह रास्त मुलाकात हो चुकी है उर्दन के शाह के साथ, जिसमें उन्होंने अपना यही मुतालबा दोहराया, तो उसके जवाब में जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्दन के शाह ने जो मौका इख्तियार किया है, मेरा ख्याल है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखें खोलने के लिए और उनकी पॉलिसी जो है उसको आश्कार करने के हवाले से जो है वो काफ़ी है। तो उसमें उनकी तरफ से एक दो टोक अल्फाज में इनकार किया गया है कि वो अपने मुल्क के मफाद में जो होगा वो करेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप मुतालबा करेंगे वो नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इस वक्त गुस्से के आलम में हैं और वो इस नौयत की धमकियां दे रहे हैं, खासतौर पर मिस्र और उर्दन को, जो मैं समझता हूँ सफारती आदाब के इंतहाई मुनाफी है। क्योंकि जिन मुल्कों के साथ इसराइल के सफारती ताल्लुकात हैं, उनके साथ नॉर्मलाइजेशन है, उन मुल्कों को ये धमकी देना कि हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे, तो दरअसल वो ये पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि जिन मुल्कों को अमेरिका इमदाद देता है तो उसके बदले में उनसे कुछ मुतालबात भी पूरे करवाता है, चाहे वो जायज़ मुतालबात हों या नाजायज़ मुतालबात हों। तो इस वक्त अमेरिका की जो सियासत है और ख़ासतौर पर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसको जिस दोराहे पर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने ला के खड़ा कर दिया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी आजमाइश अमेरिकी सफारतकारी की कभी नहीं रही कि वो एक ऐसे सदर के बयानात को उसके दफा में लगे हुए हैं और कोशिशों में लगे हुए हैं, और ख़ासतौर पर उनकी फ़ौज के लिए एक इंतहाई एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस लिहाज से पैदा हो गई है कि जिस फ़ौज को वियतनाम में मार पड़ने से अमेरिका नहीं बचा सका, जिस फौज को इराक में शिकस्त से कोई दो चार होने से नहीं बचा सका, जिसको गए गुजरे अफगानों ने जो है वो तबाही और बर्बादी से दो चार किया और वहां से वो दुम दबा के भागने पे मजबूर हुए, आज उन्हें दोबारा गजा में उतारने के हवाले से जो बयानात सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल पैदा कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो खुद ही अपने इन बयानात से ताइब भी होंगे। और बिलखसूस इस वक्त जो अरब दुनिया का जो मुतहदा मौक़िफ़ है, चाहे वो अरब लीग के प्लेटफॉर्म से है सऊदी अरब की क़यादत में, और इसी तरह OIC का जो प्लेटफॉर्म है, अब पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है उस OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है और उसमें एक मुश्तरका लाहे-अमल फ़लस्तीनी जो इशू है उसके हवाले से मंसूर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। जिस तरह आपने उर्दन के शाह की बात की, उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। साथ ही अगर मिस्री प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी अमेरिका का अपना दौरा मुलतवी कर चुके हैं। सो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि मिस्र और उर्दन की जानिब से जो अमेरिका कह रहा है वो नहीं कर रहे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में फिर ये अमेरिका क्या इसको और इंगेज करेगा या फिर जिस तरह आप कह रहे हैं एक स्टेप पीछे ले लेगा और तमाम मामला ठंडा हो जाएगा? यकीनन जी, इस वक्त जो हमें जो रफ्तार नजर आ रही है खासतौर पे रिट्रीट की, उसको देखते हुए तो यही कराइन बता रहे हैं कि अमेरिका को इस महाज पर भी शिकस्त होगी और ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप को इब्तिदा ही में जो अपना एग्रेसिव पॉलिसी है उसमें तब्दीली लाना पड़ेगी, क्योंकि उनके पास आने वाले दिनों में अभी 4 साल बाकी हैं। तो वो 4 साल आया गजा के अंदर अमेरिकी फौज उतार के जंग करने में गुजारेंगे या वो उन ऐलानात को रूबामल लाने के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्व करेंगे कि जिनके नाम पर उन्होंने अपने अमेरिकी अवाम से वोट लिए हैं और अमेरिका को मेक ग्रेट अगेन का नारा देकर जो है एक लॉलीपॉप देकर, मैं समझता हूँ, या इस नौयत की कि अमेरिका को इस तरीके से अजीम तर बनाना है कि आप सारी दुनिया को बुली करें, सारी दुनिया को जो है इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन में जो है वो आप अपने तोप और तफंग के दहाने पर रखें और उसके नतीजे में आप अपनी बातें मनवाने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि आज के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के दौर में और ख़ास तौर पे एक ऐसा दौर के जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ तोप और तफंग चला के मामला ठीक करें। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया में एक इकोनॉमिक पावर जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार बन चुकी है और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जिस खित्ते को वो मुखातिब कर रहे हैं, मिडल ईस्ट को, सऊदी अरब को, खलीजी ममालिक को, उनके पास इस वक्त
कुदरती मादनियात की जो दौलत है और अदरवाइज उनका पॉलिटिकल वेट है, उनकी पूरी जो इकोनॉमी है अमेरिका की, चाहे वो तेल की सूरत में हो या अदरवाइज हथियारों की खरीदो फरोख्त के हवाले से हो, वो टोटली डिपेंड करती है इस तमाम खित्ते पर। और इसी खित्ते को आग में उलझाकर और आग में लिपटा कर जो है इसराइल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका की जो वॉर इंडस्ट्री है उसको मजीद फ्लरिश करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कम से कम दुनिया को और खासतौर पर इस गजा की जंग के दौरान जिस तरीके से अमेरिका के अंदर खुद मुजाहरे देखने में आए और उनके कैंपसेस के अंदर जिस अंदाज से तलबा ने बहुत बड़ी तहरीक चलाई और उसके नतीजे में दुनिया को ये हकीकत मालूम हुई कि ये जो तालीम के नाम पे बड़ा बड़ा बिजनेस यहाँ पे चलाया जा रहा है, इसके जो बड़े बड़े एंडोवमेंट फंड हैं, जो खैराती फंड हैं, उन खैराती फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका के अंदर, इसराइल के अंदर जंगी हथियार फ्लरिश करने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका का अपना जो बड़ा जो तालीमी निज़ाम जिसके बारे में बड़ा वो शोखिया भगाते हैं, उसकी हकीकत भी खुलकर सामने आ गई है कि वो तालीम जो है वो इंसानी अच्छा हकूक़ मंसूर के साहब, हवाले अब से आखिर में ये बता दें, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि अमेरिका के अपने हालात ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने हालात ठीक करने के बजाय आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देना, खित्ते पर अब इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी रियलिटी शो के होस्ट तो नहीं है, बल्कि एक ताकतवर मुल्क के सदर हैं, तो खित्ते पर इसके ज़ाहिर कोई ना कोई असरात तो होंगे ही। जी, उनके लिए जो इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो रियलिटी चेक उनके सामने है, मैं समझता हूँ उनका वो जो नशा है जो एक रियलिटी स्टार होने का, वो भी इंशाल्लाह जल्द काफूर हो जाएगा। उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, क्योंकि मेक्सिको की तरफ से जो बयान आया है कि आप दीवार तामीर कीजिए हमारे गैर मुल्की मुहाजिरीन को अपने मुल्क में दाखिले से रोकने के लिए, तो आप भूलिए ना कि यहाँ 7 मिलियन लोग दीवार के उस पार भी रहते हैं। और हम आपकी अमेरिकी गाड़ियों को, आपके अमेरिकी मसनूआत का बाइकाट करके आपको 1 महीने के अंदर अंदर जो है आटे दाल का भाव मालूम आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप जिस तरीके से अपने इकोनॉमिक माइट या अपने मिलिट्री माइट के जरिए लोगों को बुली करने जा रहे हैं, जब दुनिया आपका नाटका बंद करेगी, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, सफारतकारी के मामले में हो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी ये गीदड़ भपकियां जो है वो गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं है। और इसके नतीजे में आप इस वक्त जिंदा और बेदार कौमों को जो है, बिलखुसूस फलस्तीनियों को कभी भी जो है घुटने टेकने पे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने इसराइल और अमेरिका के आगे हथियार नहीं डाले, 15 माह तक उनके आतिशवाहन को अपने जिस्मों पे बर्दाश्त बिल्कुल ऐसे ही अब देखना होगा कि अब ये किस हद तक आगे जाकर मामला टर्न आउट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डेप्थ हम इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर रहे थे जो हालिया बयान आया डोनाल्ड ट्रंप। क्रिकेट की बात करेंगे जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तब्दीली के हवाले से बात हो रही है। फिर आज एक मैच है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जहां पे पाकिस्तान ने स्क्वाड में टीम में 2 चेंजेस किए हैं। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन खेल रहे हैं, साथ ही कामरान गुलाम की जगह साउथ शकील को मौका दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें कराची नेशनल बैंक स्टेडियम की, तो वहाँ पे भी कल रंगारंग इफ्तिताई तकरीब हुई, जिसमें स्टेडियम का आगाज़ इफ्तिताह किया है जनाब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने। उनके साथ गवर्नर सिंध मौजूद थे और मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, और फिर बहुत ही ज़बरदस्त फायरवर्क्स हमें देखने को मिले। और उसके साथ साथ कराची नेशनल स्टेडियम कल काफ़ी हद तक भरा हुआ भी हमें नज़र आ रहा था। और फिर प्लेयर्स ने भी जब बात की, गज़ल बाबर आजम ने, शाहीन शाह अफरीदी ने, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि कराची के हवाले से ये बताया जाता है कि कराची में क्राउड नहीं आता, तो हम आज क्राउड देख के एक तो खुश भी हैं और साथ आपने सपोर्ट करने के लिए हमें आज के मैच में भी आना है और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भी आना है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी मतलब अभी कुछ 12 तारीख की डेट थी, आखिरी घंटे बाकी है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तब्दीली होगी? क्या स्पिनर्स, वैसे आपको लगता है ये हो जाएगी चेंजिंग? देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसमें तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब भी चाहते हैं और कुछ उनके साथ 1-2 सिलेक्टर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि चेंजेस हों और किसी तरह से इस स्क्वाड में स्पिनर को इंडक्ट किया जाए। और सुफियान मुकीम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन दूसरी जानिब आकिब जावेद साहब, जिनके स्पिन फार्मूले के तहत हमने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, वेस्ट इंडीज़ को पहले मैच में शिकस्त दी, दूसरे मैच में हम हार गए, उनका ये स्टांस है कि हमने जो स्क्वाड अनाउंस कर दी है उसी पर आ जाए, उसको तब्दील ना किया जाए। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। हो सकता है टाइम पे आके, लेकिन अगर चेंजिंग हो जाती है तो टाइम तो है अभी इनके पास शायद। हाँ, अभी मतलब आज का दिन था, तो आज का दिन अभी चंद घंटे बाकी हैं, वर्किंग हॉर्स होते हैं आई थिंक सो।
या फिर रात 12 बजे तक की डेडलाइन होगी, ये तो जो हमारे गेस्ट होंगे हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन ये है कि तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है भारत की टीम को देखें, इंग्लैंड की टीम को देखें, साउथ अफ्रीका की टीम को देखें, तो हर टीम में स्पिनर्स की भरमार है। तकरीबन हमारे पास इतने कम एक स्पिनर है, तकरीबन 3-3, 4-4 स्पिनर मौजूद है। हमारे पास एक स्पिनर मौजूद है और अनफॉर्चुनेटली गजल वो स्पिनर भी उस प्राइम फॉर्म में नहीं है। उनकी मिस्ट्री के हवाले से हम सुनते आ रहे थे। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जाए, उनको बेंच में बैठाया गया। हमने बात की जी कि अबरार को क्यों नहीं खिला रहे। उसके बाद जब अबरार को खिलाया गया तो अबरार की जानिब से उस तरह के ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिले। और पहले तो ये कहा जा रहा था कि ठीक है ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन अब वो लंबी चौड़ी टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं। और कितना आप स्पेस देंगे और कितना देखेंगे। ओपनिंग के हवाले से भी तो वो सवाल ओपनर्स के हवाले से भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए फखर जमान के साथ या नहीं करनी चाहिए। फिर इमामुल हक हो गए और उसके साथ साथ शान मसूद हो गए, उनके हवाले से बात हो रही है कि उनको किसी तरह से इंडक्ट किया जाए। और फैंस तो ये भी चाहते हैं कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, कराची से ही शायद ताल्लुक़ है या उसी रीजन से ताल्लुक़ है शर्जील खान का, उनको भी शामिल किया जाए। शर्जील खान बहुत ही एक्सप्लोसिव किस्म के बल्लेबाज हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फैंस चाहते हैं, लेकिन शायद मुझे अब ये लगता है कि फ़खर के ऊपर आप इतना बर्डन डाल रहे हैं, उनके साथ कोई ऐसा ओपनर होना चाहिए जो उनका साथ दे। एग्जैक्टली, क्योंकि बाबर आजम की ना जो करंट फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं है। और हाल ही में आप देखिए कि मुझे याद है 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में उन्होंने आई थिंक श्रीलंका के खिलाफ एक सेंचुरी लगाई थी या फिर अफगानिस्तान के खिलाफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद आज तक उनकी कोई सेंचुरी भी नहीं है और वो उनकी 19वीं सेंचुरी थी। पूरी कौम बेताब थी कि वो 20वीं सेंचुरी लगाएंगे, सईद अनवर साहब का रिकॉर्ड पूरा करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट में 20 सेंचुरीज स्कोर किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की जानिब से अभी तक 20वीं सेंचुरी नहीं लगाई गई। सो उनकी करंट फॉर्म तो बिल्कुल इस तरह की है कि वो स्पॉट में भी अगर खेल लें तो बड़ा बेटर होगा, लेकिन उनको ओपनर की जिम्मेदारी है। जब भी जाएंगे तो वो परफॉर्म करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा सवालिया निशान है इस चीज़ के ऊपर भी कि इतना बड़ा इवेंट है और उसमें आपकी ये डिसाइड नहीं है कि आपका ओपनर कौन होना चाहिए। सारी शायद तवज्जो जो वो स्टेडियम्स बनाने में लग गई टीम के ऊपर किसी ने। हाँ, ये एक बहुत बड़ा, वैसे मैं भी देख रहा था कि जिस तरह के हमने स्टेडियम्स बनाए, कजाफी स्टेडियम तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बना दिया। उसके साथ साथ कराची की भी कल मैं देख रहा था कि उसकी रौनकें थोड़ी सी बहाल हुई हैं। जो व्यूअर्स हैं या स्पेक्टेटर्स हैं उनका जो व्यू है वो क्लियर हुआ, सामने से जाली हट गई, उसके बाद एक नया इंक्लोजर बनाया गया, पवेलियन बनाया गया, मेन बिल्डिंग बनाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो टीम है उसके ऊपर शायद काम नहीं हो रहा। हमने दो तकरीबात कर ली। अब हो सकता है कि कल अगर चेयरमैन पीसीबी का दिल करे तो वो पिंडी में भी एक तकरीब करते हैं, क्योंकि कुछ बॉक्सेस तो स्टेडियम के हवाले से भी बातें तो हो रही हैं कि शायद वो कंप्लीट नहीं है। नहीं, कंप्लीट तो ऑलमोस्ट है, क्योंकि मैंने लास्ट 4-5 दिन पहले विजिट किया था तो उसके जो 20 बॉक्सेस बनाए गए वो नए बॉक्सेस थे, वो कंप्लीट हो गए। फिर ड्रेसिंग रूम के नीचे ही कुछ प्लेयर्स का रेस्ट एरिया बनाया जा रहा है, उसके हवाले से भी मेरा ख्याल है कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन पिंडी में मैचेस काफ़ी लेट हैं। अभी आई थिंक 25 को या 26 को पहला मैच है या 24 को पहला मैच है पिंडी में, और 27 को पाकिस्तान और बांग्लादेश का आखिरी मैच है। तो 3 मैचेस हैं पिंडी में। पिंडी का स्टेडियम तो काफ़ी अभी उसमें टाइम भी है। सही। शाहिद हाशमी साहब स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर। शाहिद साहब, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि कल नेशनल स्टेडियम कराची की तकरीबात हुई, इससे पहले कजाफी स्टेडियम की, तो ओवरऑल आप इसको कैसा देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर हम एक इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं, एक बिग अचीवमेंट है। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक एजाज़ है हमारे लिए और बहुत हमारे लिए समझे अच्छी खबर है कि हम सब होस्ट करने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 17 मार्च 1996 ये वो दिन था जब आईसीसी का ग्लोबल इवेंट का आखिरी मैच फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान, जो श्रीलंका ने जीता था। तो उसके बाद से हमें कोई भी ग्लोबल इवेंट नहीं मिला। तो अब ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है, एजाज भी है। पाकिस्तान को इसको बेहतरीन तरीके से कराना है टूर्नामेंट को, ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि आइंदा भी हमें टूर्नामेंट मिलते रहने चाहिए। बिल्कुल ऐसे शायद साहब, थोड़ा सा अगर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से बात कर ली जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड आज आखिरी तारीख थी और अभी तक पाकिस्तान की जानिब से बदस्तूर वही स्क्वाड हमें नजर आता है। बहुत सारी खबरें, मतलब आपने भी सुफियान मुकीम के हवाले से खबर दी थी कि उनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कुछ और सोच रहे हैं, सिलेक्टर्स कुछ और सोच रहे हैं। क्या कोई तब्दीली हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि सारी टीम्स तकरीबन 3 से 4 स्पिनर्स लेके मैदान में उतर रही है और पाकिस्तान है जिसके पास सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर मौजूद है। देखिए, इनकी अपनी सोच है। रिजवान से भी कई दफा पूछा गया, आकिब जावेद से भी पूछा गया। चेयरमैन ने लाहौर में एक दफा कहा था
कि नहीं हम गौर कर रहे हैं, और मैंने सेलेक्टर्स को कहा है कि अगर आपने कुछ करना है तो आप उसके ऊपर गौर कर लें। लेकिन रिजवान अभी तक डटे हुए हैं कि नहीं हमने कोई चेंज नहीं करनी और हमारी यही हमारे स्क्वाड 15 रुकनी होगा। तो ठीक है, सो भी अगर उनके ओपिनियन में फास्ट बॉलर से जीत सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह करे पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर से जीते। एक ही स्पिनर हमने रखा है, उस स्पिनर से जीते हैं। पार्ट टाइम जो स्पिनर्स हैं उनसे हम अपने 10 ओवर या 20 ओवर करवाना चाहते हैं। तो सो भी चले, इनकी सोच है, अल्लाह मियाँ इनकी सोच को कामयाब करे। लेकिन पूरी दुनिया, जिस तरह आपने कहा, 4 स्पिनर इंडिया के पास हो गए। अब उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल कर लिया। अफगानिस्तान के पास 4 बेहतरीन स्पिनर हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लें आप, उनके पास 2 स्पिनर हैं, ऑल्दो के उनके पास भी पार्ट टाइमर है। एक मेन स्पिनर उनका जैम्पा है। लेकिन उस तरह की टीमें तो अपने फास्ट बॉलर पर ज्यादा तवज्जो देती हैं। हमारी टीमों के लिए यही एक अच्छी चीज थी कि हम एक आध स्पिनर और शामिल कर लेते। एक स्पिनर तो कम से कम सुफियान मुकीम को शामिल कर लेते। वो एक पैशनेट यंग क्रिकेटर है जिसका ताल्लुक कश्मीर से है, तो एक डिफरेंट चीज भी हो जाती है, एक यूनिक एडिशन भी हो जाता है। और लेकिन अगर नहीं सोच रहे, अब आप देखें दुबई में भी जितने भी ज्यादा मैचेस हुए ज्यादातर स्पिनर्स ने। जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें 15 अगर टॉप के आप बॉलर ले लें तो उसमें 13 या 12 के करीब स्पिनर्स थे। फिर 2022 एशिया कप हुआ उसी रीजन में, यूएई में, वहां पे भी सारे स्पिनर्स थे। दोनों टूर्नामेंट में हसरंगा जो स्पिनर हैं श्रीलंका के, वो दोनों में टॉप स्कोरर, टॉप विकेट टेकर थे। तो अगर पाकिस्तान की ये सोच है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, तो अल्लाह करे उसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिले। बिल्कुल शाहिद साहब, जिस तरह से आपने कहा ना कि अब इनकी सोच है, अगर ये सोच है तो शायद बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। ये बताइएगा कि अब आपको लगता है कि हारिस रऊफ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे, कोई इम्कानात हैं? अच्छा होगा, अल्लाह करे वो फिट हो जाए, इसलिए कि वो भी बड़े पैशनेट और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। जारियत से बॉलिंग करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। कभी कभी उनके ऊपर रन पड़ जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर किसी ने ज्यादा रन देकर विकेटें भी ले ली हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकेट टेकिंग बॉलर पे अगर रन बन जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। हारिस रऊफ इसी तरह के पैशनेट क्रिकेटर हैं। अल्लाह करे वो सेहतियाब हों और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पूरी तरह अपना किरदार अदा करें। अच्छा, शाहिद साहब, आकिफ जावेद को इंक्लूड किया गया, बहुत ही होनहार बॉलर भी हैं, 145 प्लस बॉलिंग भी करवाते हैं, लेकिन पहले मैच में तो उनको शिरकत नहीं मिली। लेकिन क्या आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका से अगर हम जीत जाते हैं, कोई एक आध बॉलर बैठा के आकिफ को भी टेस्ट कर लिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? खुदा न खास्ता अगर हारिस रऊफ फिट नहीं होते तो हमारे पास एक उसी तेज रफ्तारी से बॉलिंग करने वाला बॉलर तो पीछे हमारी नजरों में हो। बिल्कुल हो सकता है। वो एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, 3-4 साल से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। बीच में उन्हें कुछ थोड़ा सा कमर का प्रॉब्लम हुआ था जिससे वो एक सीजन बाहर रहे थे। लेकिन जब से आए हैं पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से भी और मुख्तलिफ टीमों की तरफ से खेलते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो वो भी एक टीम के लिए बड़ा अच्छा इजाफा साबित हो सकता है। और लास्टली मैं आपसे पूछूंगा सर, आपकी भी खबरें थी और मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में भी आपकी इस खबर ने तहलका मचाया था सुफियान मुकीम के हवाले से। क्या कोई एंड वक्त में आके हमें सुफियान मुकीम की इंडक्शन नजर आ सकती है और सुफियान मुकीम को किसकी जगह टीम में रखा जाएगा? देखिए, अब तो आप इंजरी पर ही कोई फैसला कर सकते हैं। ये फैसला पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। मुझे ये बात पता चली थी कि सुफियान मुकीम से तैयार होने के लिए कहा गया, सुफियान मुकीम का फिटनेस टेस्ट लेने के लिए कहा गया, तो उस बुनियाद पर वो खबर दी गई थी। और वैसे भी आप देखें तो एक पाकिस्तान को स्पिनर चाहिए। आप जब भी एक बड़े जो अच्छे कप्तान होते हैं वो यूजुअली यही बोलते हैं कि आप बिट्स एंड पीसेस के क्रिकेटर जो थोड़ी बॉलिंग थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, ना बॉलिंग अच्छी करते हैं ना बैटिंग ज्यादा अच्छी करते हैं, या लेकिन बस कंट्रीब्यूशन उनका ये होता है कि बैट्समैन भी होते हैं और वो बॉलर भी खिलाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने कामयाब नहीं होते। हाँ, अगर आपके पास जो बाकी 5 बॉलर हैं वो टॉप क्लास के हैं तो फिर बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर से आप कभी कभी काम ले सकते हैं, हर मैच में नहीं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डेप्थ गुफ्तगू कर रहे थे हम क्यों चेंजिंग्स की गई हैं, जो होने वाली हैं या फिर होंगी, क्योंकि आज का दिन बाकी रह गया। लेट्स सी के जैसे शाहिद साहब ने भी कहा ना कि सबकी अपनी अपनी सोच है, हो जानी चाहिए तो बेहतर। अल्लाह करे हमारे सिलेक्टर्स की सोच ऐसी रहे और हमें रिजल्ट्स भी मिले जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें। एग्जैक्टली, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, विल बी राइट बैक सून।
वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे कुदरत के हसीन नज़ारों में ताज़ा हवा हो और खेतों में उगने वाली ताज़ा स्ट्रॉबेरी हो तो क्या ही बात होगी। Exactly. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाहौर के एक ऐसे इलाके की जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी होती है और लाहौर के करीब एक मुनफरिद फार्म हाउस की जहाँ ना सिर्फ लोग खुद स्ट्रॉबेरी चुनकर एंजॉय करते हैं बल्कि बच्चों के लिए खेल कूद और तफरी का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। ये सब कुछ मुमकिन बनाया है आयशा फैसल नियाजी साहिबा ने, जो इस कुदरती माहौल को ना सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि पूरे शहर के लिए खोल रही हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ये खूबसूरत आइडिया उन्हें कैसे आया और फार्म हाउस को मैनेज करना कितना चैलेंजिंग है और मज़ीद कुछ क्या यहाँ पे और हो सकता है। पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें, लाहौर से अगर इसको हम इस्लामाबाद में ला सकें या फिर कराची में ला सकें, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। एग्जैक्टली, ये आइडिया बहुत अच्छा है और बीइंग अ फीमेल आपके लिए कितना चैलेंजिंग है, ये तमाम तर बातें जानने के लिए हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुकी हैं आयशा फैसल नियाजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों कैसे? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा साहिबा, ये बताएं कि बहुत ही मुनफरिद आइडिया है आपका इस तरह से स्ट्रॉबेरी को उगाना, और जब आप ये कि जब उसका मौसम भी ना हो तब भी, तो कैसे आपको ये आइडिया आया, कैसे आप यहाँ तक पहुँची? आइडिया तो मैं शौक था, मुझे इंटरेस्ट था क्रॉस पे जाने का, ट्रैवल करने का। मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ शहर देखे हमने बहुत, जब छोटी एज में थे। तो मुझे आइडिया था कि डिफरेंट जगहों पे घूमना फिरना, ये क्रॉप्स की तरह। मैं ये कंक्रीट वाली दुनिया में नहीं थी इंटरेस्टेड, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, तो क्रॉप्स लगाते हैं। थोड़ी थोड़ी लगाना शुरू की, फिर टनल फार्मिंग सीखी, टनल फार्मिंग से थोड़ा सा और आइडिया लिया। हमने कहा चलो जी स्ट्रॉबेरी लगाते हैं। हमारा मेन जो है वो स्ट्रॉबेरी है बेटा, उसके बाद हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और भी फ्रूट्स बहुत करते हैं। हम मैंगो करते हैं, ऑरेंज करते हैं, सारा सिट्रस हमारे पास होता है। हमारा अपना डेयरी भी है। अच्छा, ये तो आपकी एक शौक था ना, जिस तरह आपने बताया कि मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, मुझे वहाँ पे शौक पैदा हुआ, लेकिन ये जब लोगों में आपने इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी ज़रूरत आपको कैसे महसूस हुई और कैसे ये आपने स्टार्ट लिया? मतलब जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया था कि फैमिली से पहले आपने स्टार्ट लिया, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बताइए। बेटा जब कोविड आया ना, तो लॉकडाउन आया, ठीक है। अच्छा, लोग लॉक हो गए, मैं भी लॉक हो गई, ठीक है। तो फिर और कोई जगह नहीं थी ना, हम किसी शॉप में जा सकते थे, ना किसी मॉल में जा सकते थे, ना इवन पार्क्स भी लॉक कर दिए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है। exactly. एक क्रॉप रह गई थी जिसमें मैं खुद जा सकती थी और मैं ना फ्रेश एयर में ना सांस ले सकती थी। तो मैंने कहा जब मैं जा सकती हूँ फिर मेरी फैमिली जा सकती है। तो फैमिली के बाद मैंने और इमीडिएट फैमिली को इन्वाइट करना शुरू किया। हमने ना स्ट्रॉबेरी की क्रॉप लगाई हुई थी, तो वो मैंने कहा आओ चलो थोड़ा खाओ, थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ, लेकिन स्ट्रॉबेरी को एंजॉय करते हैं। हमने पहला स्टेप वहां से लिया, ठीक है। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, मैंने दोबारा से स्ट्रॉबेरी की क्रॉप लगाई, और मैंने वो जो लोग डरे हुए थे कि हमारे बच्चों को कोविड हो जाएगा, अल्लाह माफ करे, डेथ भी बहुत हुई थी, डोर था। मैंने सारे प्रिकॉशंस लेके, मास्क रख के, सैनिटाइजर्स रख के, दूर दूर जगहों पे सिटिंग अरेंजमेंट करके मैंने लोगों को इन्वाइट किया, थोड़े से क्लोज फ्रेंड्स को, वर्ड ऑफ माउथ के आप आए, थोड़ा स्ट्रॉबेरी खाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सिनेमास भी बनते ना, कुछ भी नहीं था। लोग आए, वो उन लोगों ने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे उनमें उन्होंने तस्वीरें डाली, ठीक है। और मैं तब बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं थी। अच्छा। वो पब्लिक हुआ, वर्ड ऑफ माउथ हुआ, कुछ स्कूल्स खुले, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों को बुला ले, कहीं तो ले जाए ना। मैंने कहा जी आए। अल्हम्दुलिल्लाह अब थाउजेंड्स ऑफ लोग फरवरी और मार्च में मुझे खुद कॉल करके कहते हैं कि आप हमें इनवाइट करें, तो मैं कहती हूँ जरूर आए जी। अच्छा आयशा, तो हाउ वाज 2 महीनों में होते हैं? नहीं, अप्रैल में गर्मी हो जाती है, बच्चे ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? किस तरह से आपका ये एक्सपीरियंस रहा, और जब आपको लगा कि आपको इतनी ज्यादा हाइप मिल रही है, तो क्या आपके तासुरात थे? मेरी तो बहुत अच्छे थे। मैं तो सच्ची मुच्ची बच्चों से इतना प्यार करती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो ना नेचर के क्लोज हो जाएं, ठीक है। Exactly. तो मेरी फैमिली बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। मेरे बच्चे वो भी तीनों के तीनों उस प्लेटफॉर्म पे होते हैं जिस दिन फेस्टिवल हो रहा होता है। बैक एंड पे मेरे हस्बैंड होते हैं, वो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारी टीम वगैरह को। आप यकीन करो वो जो जॉय है ना, कि वो जब बच्चा आता है वो दिखता है वाओ, ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी यहाँ लगी हुई है, उसकी आंखों की जो शाइन है उससे वो आपका दिल बाग कर देता है, ठीक है ना। और उसकी मामा भी उसके पीछे पीछे क्रॉप में भागती है, और वो खुद बताते हैं मुझे कि ये बच्चा हर चीज देख के कहता है एओ, ठीक है। और यहाँ पे आगे इसको पता ही नहीं है कि उसकी पैंट्स वो पूरी मड में भर चुकी हैं, उसके हाथ गंदे हुए। वो बच्चा 1.5-2 घंटे वो वहीं पे होता है, कोई वो गैजेट का नाम नहीं लेता, वो खेलता है। हमने कार्ड्स अरेंज किए हुए। बेसिकली मैं उनको स्ट्रॉबेरी
वर्ल्ड में ले जाती हूँ, ठीक है। वो इमेजिनेशन में जब वो आ जाता है कि इस तरह होगा, तब फिर वो जूस पीता है, फिर वो केक्स खाता है, पेस्ट्रीज खाता है। हमारे साथ एक मरियम शाम्स होती है, वो बना के चीजें लाती हैं, अच्छा। और बच्चे खाते हैं, तो उन्हें पता चलता है स्ट्रॉबेरी से क्या क्या बनता है, फ्रेश जूसेस बन रहे होते हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और वैसे भी आपका जो फार्म हाउस है, सुनने में यह आया है कि वहाँ पे जिस तरह एक स्ट्रॉबेरी नहीं है, डिफरेंट तरीके से आप डिफरेंट डिशेस भी स्ट्रॉबेरी से जो बनती है वो भी सर्व करती है, फिर गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरह की तफरी सहूलियात भी आपने फराहम की जी हैं। बेटा, इसका क्या मकसद है? देखें बहुत सारे लोग हैं आपके इस्लामाबाद में होंगे जिन्होंने कभी गाँव नहीं देखा। एग्जैक्टली। ठीक है। और जो ये जो जेनजी जनरेशन है ना, इनके साथ जो लोग रिलेटेड हैं, उन्होंने सच्ची मुच्ची गाँव नहीं देखा हुआ, तो वो आते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं कि ये कार्ड्स कैसी होती हैं, क्या होता है, गाँव का कल्चर कैसे होता है, घर कैसे, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर हमारा डेरा है और उसको उसी तरह मेंटेन किया होता है। वहाँ पर भैंसे, गाय, गधे, घोड़े सब खड़े होते हैं, और वहाँ पर वो टांगे वाले होते हैं, हमारे अपने ही लोग हैं, तो वो उनको राइड देते हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं, बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, पूरी फैमिलीज, ठीक है, वो उन टांगों पे चढ़ती हैं, राइड्स पे हमने प्रॉप्स बनाए होते हैं, लोग तो पिकनिक। वैसे फार्म हाउस में कोई खास मतलब टाइम है तभी बुकिंग हो सकती है, या फिर कोई वैसे भी इंसान बुकिंग करा सकता है? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थोड़ा काम है, तो हम ना वीकेंड पे करते हैं ये, ठीक है। वीकडेज में नहीं कर सकते, फिर तो हमारा स्टाफ भी डिस्टर्ब होगा, फिर लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं ना, काम नहीं हो सकता, क्रॉप टूटनी है, मार्केट में आनी है, एक प्रोसेस है, तो हम वीकेंड्स पे करते हैं, ठीक है। और हम डेट अनाउंस करते रहते हैं कि भाई जो 22 और 23 फरवरी को अभी हो रहा है, फेस्टिवल होने वाला है, ठीक है। तो लोगों ने अपनी स्लॉट्स बुक कर लिए, ठीक है, लोग आएंगे, हम उनको पूरा मैनेज करेंगे, उनको बिठाएंगे, पूरा डेकोरेट, समझो आप गांव में देसी मेला लगा हुआ है। ओके, गांव में देसी मेला, ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। मुझे ये बताइएगा आयशा कि इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो सकती है, और एज ए फैमिली अगर एक फैमिली के 4-5 मेंबर्स आ रहे हैं तो उसमें कितना ज़्यादा उनको पे करना पड़ता है? बिल्कुल जो स्ट्रॉबेरी का रेट होता है वही हम चार्ज करते हैं, ठीक है। बाकी जो कार्ड से बैठते हैं चाचा ही होते हैं, उनको हम चाचा कहते हैं। जो हमने सीखा यही है कि जो बड़ा है वो चाचा है। एग्जैक्टली। तो चाचा जो उसको आप वो टोकन मनी दे दें, उसकी कार्ड का वो ज़्यादा खुश हो जाएगा। पूरा दिन वो सोचो आप वो टांगे को लेके, वो हॉर्स को भी हमने फीड बीट कराते, मिनिमम से चार्जेस होते हैं। हमने अपना नंबर जो है वो डिस्प्ले किया हुआ होता है कि अब हमसे कांटेक्ट कर लें काइंडली, ताकि रश ना हो और सबको स्ट्रॉबेरी तोड़ने का मौका मिले। अच्छा जी जी, सही। और स्ट्रॉबेरी के कितना बड़ा बाग है तकरीबन? स्काई इज द लिमिट। खत्म कर दी। अच्छा आयशा, मुझे ये भी बता दें इसके साथ कि बीइंग अ फीमेल आपको कोई चैलेंजिंग भी रहा है इस सब सूरत हाल में? बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेस रहे। शुरू में बिजनेस फ्लॉप भी हुआ, ओले गिरे, ठीक है, क्रॉप बिल्कुल खत्म हो गई, बंदा क्राइसिस में आ जाता है। फिर दोबारा से मैंने रीस्टार्ट किया। अच्छा, चूंकि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मियाँ, उनका नाम फैसल है, वो बड़ी सपोर्टिव, तो उनको नो प्रॉब्लम आयशा, नेक्स्ट ईयर फिर लगाते हैं, आप लगाओ। फिर बच्चे थे मेरे साथ, वो चल गया। फिर आया जब हम लोगों ने ट्राई किया कि लेडीज आके हमारे साथ काम करें। मैं चाहती थी कि एक एंड पे लेडीज के लिए जॉब जनरेट की जाए, ठीक है। तो फिर जो गाँव की लेडीज के, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आए, ठीक है, हम इक्वली जो आदमियों को पे करते हैं सेम पे करेंगे, टाइम हम आपका कम लेंगे, आप हमारे साथ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब रोड़ा स्टॉप ले लें, हेयर गांव ले लें, उसके सबब में जितने गांव हैं वहाँ से खुद ही लेडीज मुझे फ़ोन करती हैं, बाजी हम कब आएँ स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए। वो पैचेस में आती हैं, वो काम करती हैं, चली जाती हैं। लेडीज काम करेंगी ना तो ये मुल्क तरक्की करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि 53% लेडीज, और ये स्ट्रॉबेरीज मतलब वो तोड़ के आप मार्केट में भी सेल करती हैं? हाँ जी, हम ओके, प्रॉपर होता है। जी, ये फेस्टिवल अलग है और वो सेल एंड परचेज अलग है। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह डेली जो है वो टन्स उतरती है और वो कार्ट्स पे जाती है। तभी इन्होंने नहीं बताया कि स्काई इज द लिमिट ना। एक्चुअल में हम इनसे ऑफर पूछेंगे कि कितने बड़े फार्म हाउसेज हैं। थैंक यू सो मच आयशा फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, आयशा हमारे साथ मौजूद थी और यकीन जानिए कि जब आयशा से बात हो रही थी तो हमारे मुंह में पानी आ रहा था कि स्ट्रॉबेरी उन्होंने साथ क्यों नहीं लाई, कि यहाँ पे रखी होती, साथ साथ हम स्ट्रॉबेरी खा रहे होते और आयशा से गपशप कर रहे होते। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करते हैं एक और खेल की, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से बासलाहियत खिलाड़ियों की सरजमीन रहा है, जहाँ पे कम उम्री में भी नौजवानों ने अपनी मेहनत, लगन और जुनून से दुनिया में अपना लोहा मनवाया। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी बाहिम्मत, बासलाहियत और पुरअज़्म लड़की जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी अपने कारनामों से सबको हैरान कर रही हैं। हरीपुर के इलाके तनावल से ताल्लुक़ रखने वाली राबिया नूर
जो बॉक्सिंग और एमएमए फाइटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कई नेशनल और इंटरनेशनल एजाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं। 15 साल की कम उम्र राबिया ने आज़रबाईजान में मुनक्किदा एशियन चैम्पियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल की और अपने हरीफ को नॉकआउट करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। मगर अफसोस कि हुकूमती सतह पर उन्हें कोई पजीराई नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। एग्जैक्टली और आज हम उनसे जानेंगे कि उनके सफ़र में क्या क्या मुश्किलात आई, कैसा रहा उनका सफ़र और वो जो नौजवान लड़कियों के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं। राबिया हमारे साथ मौजूद है। राबिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। राबिया कैसा लग रहा है ये दो बेल्ट अपने पास रखकर? भारी होंगे। राबिया को बोले मुझे भेज दें। राबिया अगर भारी है तो एक हमें भिजवा दें। ऐसी बात है, मेहनत है मेरी और बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये चैलेंज। आप जो है पाकिस्तान के अंदर तो आपने से चैंपियनशिप विन की है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर जाके इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान को डिफेंड करना है। मतलब मेरा स्टार्टिंग से आपने जो है करना है, आप मतलब एक जज्बा था। और फिर स्टार्टिंग में मुझे अकेडमी का जो है और मैंने वहाँ पे फिर सोचा, लेकिन जाहिर सी बात है आप एज अ वुमेन और ये सब काम करें तो जाहिर सी बात है हमारा जो खतरा है। और ये काफी में मेरे तो वहाँ पे इस चीज को काफी जो है वो बुरा समझा जाता था कि एक लड़की बाहर जाके और बॉक्सिंग करेगी तो काफी अजीब सी बात है। घर वालों ने भी मतलब दादा ने काफी सपोर्ट किए थे और फिर यहाँ से मेरे बहुत हुआ और मेरे काफी नेशनल पे काफी अल्हम्दुलिल्लाह और इन सब आया मेरे सपोर्ट साथ जो है टीचर्स की मैंने इंटरनेशनल तौर पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में विन किया। और आप थोड़ा सा करीब होके हमें बताएं कि आपकी ऑडियो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, उसमें तो थोड़ा करीब हो जाएंगी तो आपकी आवाज भी आ जाएगी हमें। अब आ रही है? जी 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 बोलिएगा। तो मैं ये कह रही थी कि फिर जब मुझे मेरे टीचर्स ने और सपोर्ट करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट की, मैंने खुद जो है सरफेस किया टफ चैलेंजेस को जो है मैंने पीछे छोड़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया। अपनी हरीफ को सेकंड राउंड में नॉकआउट किया और काफी हमारी बड़ी फाइट हुई थी। लेकिन देखें आप जो है एज अपनी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन करती हैं, आप जो है वो इतनी टफ ट्रेनिंग करती है, इतनी मेहनत करती है, लेकिन जब की हुकूमत आपको कोई सपोर्ट नहीं करती या आपके जो है वो इमेज के लिए आप स्पॉन्सरशिप की वीडियोस दैट इज एब्सोल्युटली राइट पॉइंट फ्रॉम यू राबिया के हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। और माशाल्लाह से 15 साल की उम्र में आप बहुत ही अच्छी बातें करती हैं और बड़ी आप जो है ना आगे जाके विजनरी खातून मुझे बनती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा और आगे हो जाए ताकि ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ ना आपकी आवाज़ बड़ी क्लियर हमारे पास आए। ये जो आज़रबाईजान में आपकी चैंपियनशिप हुई इसमें आपने गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम आपकी वजह से आज़रबाईजान में सरबुलंद हुआ। आप ये बताइएगा ये कैसा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पे किस तरह का इंटरेक्शन हुआ आपके डिफरेंट प्लेयर्स के साथ और क्या कुछ सीखने को मिला? दरअसल मैं आप एक बात कहना चाहूंगी कि जो बाहर अदर कंट्रीज के प्लेयर्स होते हैं तो उन पे उनकी गवर्नमेंट इतना खर्चा करती है, उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी प्रोटीन पे, हर चीज पे, हर डाइट पे उनको मतलब प्रॉपर सपोर्ट मिलती है। और लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ मतलब इतनी सपोर्ट नहीं है। जिस क्लब में ट्रेनिंग करती हूँ उस क्लब में कुछ सामान नहीं है, इलाका ऐसा है। और इसके अलावा फिर भी कम फैसिलिटीज के बावजूद मैं वहाँ पे गई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के प्लेयर्स काफी टफ प्लेयर्स थे और काफी मतलब हमारी जो है वो टफ फाइटें हुई। और फिर जाहिर सी बात है आप एक ऐसी कंट्री में जा रही हैं। अच्छा अज़रबाईजान लोगों के मतलब उनके फाइटर्स को ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तान भी एक कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह का मतलब कारनामा अंजाम देती ही नहीं है या वहाँ की जो हुकूमत है या मतलब इस तरह के स्पोर्ट्स में व्हाटएवर कुछ भी जो है इतना डिफरेंट नहीं होता कि जो है वो पाकिस्तान की दुनिया में जो है वो उसका परचम भी हिले और लोगों को पता लगे पाकिस्तान कंट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है वो मैंने उनको बताया, इवन कि मैंने वहाँ पे फाइट की, उनकी हरीफ को नॉकआउट किया और मतलब काफी जो है वो हमारी टफ फाइट हुई। और फिर इसके बाद जो है जब मैंने वहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहराया मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मेरा ख्वाब था कि आपने जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ करने में मेरा आपका ख्वाब था और आपने अपना ख्वाब पूरा किया, फाइट कर कर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। और जिस तरह से आप पहले सवाल के जवाब में कह रही थी ना कि आपके दादा अबू ने आपको परमिशन दी थी, तो आपके दादा अबू को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके साथ मुझे ये बताएं कि जाहिर है अब आप इतनी बड़े लेवल पर ये जीत कर आ रही हैं, वी विश कि आप आगे भी आपको गवर्नमेंट भी इसी तरह से सपोर्ट करे। थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप पढ़ती भी होंगी जाहिर है, तो क्या आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है खेल के साथ? देखिए बिल्कुल, मैं जो है वो मैट्रिक क्लास में पढ़ती हूँ फिलहाल
और बीच में जब पेपर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात से मुझे जो है वो गुजरना पड़ता है और काफ़ी जो है वो टफ चल मेरी लाइफ में है। क्योंकि आपको जो है वो पढ़ाई करनी पड़ती है, कोचिंग लेना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको अपने साथ हैं आपके बाहर जाने पड़ते हैं, काफ़ी मतलब आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है इस हवाले से और जो है वो इस तरह क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। ठीक हो गया राबिया, फ्यूचर प्लान्स से बताइएगा, हमारे पास सिर्फ आखिरी 1 मिनट है। बिल्कुल, फ्यूचर प्लान्स मेरे यही है कि मैंने जो है वो पाकिस्तान की कैसी वुमेन बनना है, जो बाकी लड़कियां हैं जो मतलब जिनको सपोर्ट नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती, तो उनके लिए मैं एक सहारा बन सकूं। मेरा बस इतना ख्वाब है कि उन लड़कियों के लिए मैं हौसला बन सकूं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो यहाँ से अपनी अचीवमेंट स्टार्ट कर दी है और एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी, गवर्नमेंट लेके आऊंगी और एक ऐसा वक्त भी आएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्रिएट होगी या पाकिस्तान में एक ऐसी जो है वो लड़की भी थी कि इतनी कम वसाइल के बावजूद विदाउट एनी सपोर्ट जो है वो इस तरह बाहर जाती थी और खेलती थी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं जो है वो अपने मुल्क का नाम जो है वो सर फख्र से बुलंद करूँ और इसके लिए अगर मुझे जो अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मेरे दिल में एक जज्बा है, एक जुनून है और ये हमेशा कायम रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस राबिया, आपका जुनून इसी तरह बरकरार रहे और आप इसी तरह से पाकिस्तान का सब परचम पूरी दुनिया में लहराती रहें। ख़वातीन औज़ात, ये थी आज की हमारी ट्रांसमिशन। 2 घंटे का जो हमारा शो होता है ट्रांसमिशन ही होती है, माइंड ना कीजिएगा, एकदम आप मेरी तरफ मुड़ी थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही जी। सुबह की सोच से मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।